Recording. So let's start today's topic with threats to independence. ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में क्या कि एक क्वेश्चन हम देखो इसकी स्टार्टिंग में मतलब क्वेश्चन में कैसे आ सकते हैं, ये सीधा एक क्वेश्चन का आ जाएगा कोड ऑफ एथिक्स, ये आ जाएगा मतलब 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, मतलब ये पूरी लाइन यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आएगी, फिर लिख देंगे आइडेंटिफाई 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट। ये क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे डायरेक्ट, ये नहीं बनेगा डिफाइन या फिर डिफाइन करो 3 टाइप्स ऑफ थ्रेट, या तो अपने पूछ देंगे एनी 3 टाइप, या कोई स्पेसिफिकली कोई 3 में से बता देंगे ये कोई मतलब इन 3 को एक्सप्लेन करो। वो तो मतलब कोई भी उनका क्वेश्चन का 3 या 4 भी हो सकता है कि वो कैसे पूछ ले। ठीक है, अब सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, एक सेकंड को थोड़ा इरेज कर दें यहाँ से, मैं एक बार इरेजर ड्रॉ। Self interest threat occurs when an auditing firm, its partner or an associate, कौन ये 3 बंदे could benefit, 3 persons could benefit, कहाँ से हो सकता है बेनिफिट, फ्रॉम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन ऑडिट क्लाइंट। ये वाली लाइन तुम्हें हमेशा ये वाली लिखनी है, ये वाली लाइन अगर ये वाला आता है तो तुम अगर ये लाइन लिखोगे ना, तुम्हारा समझ लो, क्योंकि एग्जामिनर है वो पहली लाइन बहुत अच्छी तरीके से तय करेगा, तुमने उसको पहली लाइन एग्जैक्ट दे दी तो समझ लो उसको मतलब बंदे को क्लियर है कि क्या। अब किसको होगा, वेयर ये थ्रेट कब एग्जिस्ट होगा, वेयर ऑडिटिंग फर्म, जो मतलब ऑडिट करने जा रही है ऑडिटिंग फर्म, इट्स पार्टनर और इट्स एसोसिएट बेनिफिट होगा कहाँ से, फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब अमाउंट है, मतलब कुछ फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर, किससे, ऑडिटिंग क्लाइंट से, जो भी हमारा ऑडिट का क्लाइंट है। सीधी सी बात है, देखो क्या होगा, वेयर ऑडिटिंग फर्म पार्टनर और इट्स एसोसिएट वुड गेट बेनिफिट फ्रॉम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन ऑडिट, फ्रॉम मतलब इन एन ऑडिट क्लाइंट, मतलब ऑडिट क्लाइंट से तुम्हें फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा। बस सीधी सी बात है, खत्म ये वाली लाइन। और आगे एग्जांपल्स तो आप बात करें, एग्जांपल्स की है वो तुम कोई भी दे सकते हो, जैसे डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, सीधा सी बात होगी, फीस की बात होगी, कोई रिलेशनशिप, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप, कॉन्टिजेंट फीस, अभी तुम्हें फीस मिली नहीं तुम्हारी ऑडिट एंगेजमेंट की, तुम अपनी एग्जांपल तो तुम लिख सकते हो, लेकिन फर्स्ट लाइन तुम्हारी एक्यूरेट होनी चाहिए बिल्कुल, वहां तुम कोई गड़बड़ मत करना। अपने नोट्स में भी तुम फर्स्ट लाइन को बिल्कुल एक्यूरेट लिखना, वो नीचे एग्जाम्पल भी 2-3 लिखना, ताकि तुम बस वो याद रखो, बाकी तुम ऑन द स्पॉट अपने कुछ भी लिख सको। ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया। नेक्स्ट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट का वर्क होता है अगर होता है ड्यूरिंग रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट और कंक्लूजन रीच्ड इन अ प्रीवियस ऑडिट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब नॉन ऑडिट सर्विसेज, मतलब पिछले साल में अगर ऑडिट नहीं होंगे, मतलब कोई रिव्यू हुआ होगा, अदर देन ऑडिट और रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब रिव्यू वगैरह, मतलब अदर देन नॉन ऑडिट सर्विसेज इंक्लूड, अच्छा मतलब कोई और किसी और बंदे से हमने सर्विसेज एक्वायर की तो उसके इस बात करें। ठीक है, दीज इंक्लूड मैनेजमेंट सर्विसेज, मतलब वही हो गया, इंटरनल ऑडिट की बात कर गया, ये चेकिंग रिव्यू तो मतलब ऑडिट स्टैट ऑडिट की आ जाती है ना, तो इंटरनल ऑडिट का भाई होगी, सर्विसेज ली होंगी, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेक्नोलॉजी। अब देखो यहाँ से एक सेकंड थोड़ा क्लीन करें, यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा एक तो क्या बात की थी, ये इसको बीच में से मैं भी क्लियर करिए, तो एग्जांपल वगैरह थे नॉन ऑडिट के, मेन आप कीवर्ड्स को करेक्ट लग के चलते हैं अपना अंदर। where review of any judgment conclusion reached in previous audit or non-audit engagement, or where a member of audit team was previously a director, या जो हमारी टीम का जो ऑडिट टीम का बंदा मतलब जो भी मतलब था पहले वो डायरेक्टर था वहाँ पे, या कोई सीनियर एम्प्लॉय की पोजीशन पे था क्लाइंट की, तो वहाँ पे ये थ्रेट एग्जिस्ट करेगा। तुमने बस ये लाइन लिखनी है, नॉन ऑडिट को तुमसे एक्सप्लेन मत कर रहा हो, तुम्हारे लिए वो मतलब नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मतलब इरेलीवेंट नहीं, मतलब तुम्हारे लिए लिखना चाहो मतलब लिख दोगे तो बेनिफिट ही है, एडिशनल बेनिफिट, नहीं मिलोगे तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन तुमने ये लाइन लिखनी है, ये थ्रेट कब अकर होगा, कब, ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ जजमेंट और कंक्लूजन, कब जजमेंट या कंक्लूजन जब हम रिव्यू होगा उस पर, कब, रीच्ड इन प्रीवियस ऑडिट, पिछली ऑडिट पे या नॉन ऑडिट एंगेजमेंट पे, और व्हेन अ मेंबर, जो हमारी टीम ऑडिट, मेंबर ऑफ ऑडिट टीम, जो हम ऑडिट टीम जैसे ऑडिट करने जा रहे हैं, तो उसका कोई जो भी कोई मेंबर है वो प्रीवियसली डायरेक्टर था वहाँ पे, या कोई सीनियर एम्प्लॉय की पोजीशन पे था, मतलब कंट्रोल कर रहा होगा वहाँ पे, मतलब उसने मतलब उसी ने बनाए होंगे। अब देखो डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉय होगा तो सोच के देखो, या फिर कोई इतनी हाई एम्प्लॉय की पोस्ट पे है तो उसने भी अपने डिसीजन वगैरह मतलब दिए होंगे कि हमने ऐसे बनाए होंगे ऐसे बनाए होंगे,
अपनी मतलब वो दी होगी उसके अंदर चेकिंग के लिए। अब वही सोच के देखो, वही बंदा वापस उन्हीं चीज को चेक करा तो क्या मतलब क्या वो मतलब वो बैठी है उसकी कि एक मैंने अकाउंट्स वगैरह पे बनाए पिछले साल के, अब करंट ईयर में मतलब नेक्स्ट ईयर में आके मैं उसका ऑडिटिंग कर रहा हूँ। कोई बैठी नहीं है, वो तो सेल्फ रिव्यू तो होएगा ही नहीं। अब मान लो तुम सोचो कि तुम पेपर दे के आए हो, तुमने कोई टेस्ट दिया, जैसे तुमने कोई लो का टेस्ट दिया, तुम खुद ही उसको एनालाइज करो, हाँ ये सोचो कि हाँ ये मैंने बढ़िया लिखा, ये मैंने बढ़िया लिखा। जब एग्जामिनर चेक करके आएगा वो भी तो तुम्हें कम मार्क्स मतलब वो देता ही है ना थोड़े बहुत की तुमने तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से। तुम वहां पे मतलब ये केस वहां पे हो गया। अब एग्जाम्पल भी कोई दे दिया कि सीनियर एम्प्लॉय था, सब्जेक्ट मैटर है, मतलब अब ठीक है बस तुम्हारा ये जो ऊपर वाली लाइन थी कि ना जजमेंट पे हो गया मेंबर प्रीवियसली डायरेक्टर सीनियर एम्प्लॉय का, बस होता है इतना इस थ्रेट के लिए। और एडवोकेसी थ्रेट अब which occurs when auditor promotes कर रहा है या परसीव कर रहा है किसको, टू प्रमोट, परसीव टू प्रमोट कर रहा है, या मतलब दबाव आ रहा है मतलब पीछे से प्रमोट करेगा किसको, client's opinion to a point where people may believe that objectivity is getting compromised. Example where an audit deals with the shares, deal कर रहा है shares or securities of audited company or becomes the client advocate in litigation or third party disputes. अब देखो अब वो लिटिगेशन मतलब क्लाइंट्स के लिए मतलब देखो अब सेक्शन हम बात करें कि जैसे सेक्शन 143 है वहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करना मतलब वहाँ पे अलाउड होता है कि नहीं होता, बताना तुमने कर रखा है ना, लो रिलेटेड सर्विसेज देना ऑडिटर को अलाउड होता है कि नहीं होता। क्या चीज भाई? तुमने सेक्शन 143 किया होगा ना लॉ में। 144 होगा। 140 144 सही बात है, वेल 143 डन, 143 तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ करेक्ट, ऑडिटर है। बिल्कुल 144 है जो नॉन सर्विसेज मतलब जो सर्विसेज नहीं दे सकता। करेक्ट। मैं तुम्हें यही देख रहा था कि तुम्हारी लॉ के साथ साथ की तुम्हारी मतलब ऐसे नॉलेज होनी चाहिए कि तुम कनेक्ट कर पाओ वहाँ पे कि मतलब कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल था। हाँ चलो अब ये बताओ 144 सेक्शन के अंदर ये चीज थी कि नहीं थी कि वो मतलब लॉ रिलेटेड सर्विसेज दे सकता है कि नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। वो मैनेजमेंट रिलेटेड एडवाइस रिलेटेड कोई भी सर्विसेज नहीं दे सकता। नहीं मतलब लॉ की नहीं, इसकी सर्विस नहीं थी, एडवोकेट रिलेटेड नहीं थी, इंटरनल मैनेजमेंट की थी वहां पे सारी। बाकी सारे अपना व्यू पॉइंट भी रखो। मेरे को लगता है नहीं दे सकता, वो कंसल्टेंसी सर्विसेज वगैरह आती है उसमें लॉ की सर्विसेज इंक्लूड ही हो जाती है। अच्छा बाकी जसवनी और अरुणा तुम अपना ओपिनियन दो इसमें। मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। सेक्शन 143 सेक्शन 144 नहीं किया अभी तक। नहीं किया, अभी चैप्टर बाकी है ये वाला। अच्छा जसवनी तुमने किया है? हेलो हेलो। उसने चैट चैट में में लिख रही हूँ। अच्छा चैट मतलब मैंने चैट मैंने में भी देखी नहीं सॉरी। किया है अभी तक। अच्छा मैंने भी नहीं किया अभी तक। तुम सारे ऑडिट पे पहले आ रहे हो, लॉ तो तुम्हारी लॉ की नॉलेज रखो साथ के साथ अपनी, लॉ ये की तो तुम्हारी ऑडिट में स्ट्रॉन्ग भी है नॉलेज है। चैप्टर। हाँ चलो वो तो आगे आएगा वैसे, अभी तो ये तो थोड़ा आगे ही आता है वैसे। वो सेम है, सेम ही कंपनी चैप्टर ऑडिट। है। देखो ये बेनिफिट मिल गया तुम्हें, एक चैप्टर तुम्हें कम पढ़ना पड़ेगा लॉ के अंदर, मतलब लॉ या हाँ पूरे उसके वाइज बात करें तो। हाँ राधिका तुमने क्या बताया था वापस एक बार रिपीट करना। कि जैसे उसमें लिखा था कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज होती है तो वो उसमें वो लॉ की सर्विसेज भी देता ही होगा ना, कंसल्टेंसी की दे रहा है तो। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज है वहाँ पे, हाँ है। चेक करना एक बार, खोलना एक बार साथ के साथ एक बार अभी वैसे। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी नहीं था। नहीं एक बार देखो, रुको देखते हैं चलो। चलो ममता भी आ रही है भैया। हाँ क्या लिख रखा है? लिखा हुआ है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज है। हाँ 3rd पॉइंट पे ये सर ने कॉपी में लिखवा रखा है। अच्छा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज मैनेजमेंट अलाउड। सर्विसेज लिखा है बुक में। कंसल्टेंसी भी लिखा है।
जब बुक में नहीं बता। मतलब बुक में बोल रहा हूँ मैं, नोट्स में सर ने लिखवाया होगा। पर हाँ, कंसल्टेंसी लॉ के रिलेटेड तो मैनेजमेंट को दे रहा है ना, और लीगल एडवाइस तो वो पब्लिकली कर रहा है जाके, दोनों में फर्क हो गया ना। कंसल्टेंसी में तो उससे रिलेटेड देगा जो वो बिजनेस कर रहा है, और वो वहां पे जाके लीगली उसको डिफेंड कर रहा है, वो तो अलग चीज हो गई। सही पकड़ रहे हो, मुझे सही जगह जा रहे हो। एडवाइजरी मैं मैनेजमेंट को एडवाइस कर रहा होता उस केस में। बिजनेस से जैसे कि रिलेटेड तुम बात, कुछ आइडिया देना। हाँ मतलब मैं कुछ आइडिया दे रहा हूँ, वो डिसअलाउड होता है वहाँ पे। ना कि वो हाँ कि जैसे मैं उसके लिए लिटिगेशन मतलब वहाँ पे कर रहा हूँ, मतलब फर्म के भी आप मतलब उसके वहाँ पे। तो लेकिन मतलब ये अब ये डील करता है कि जैसे अगर वो मान लो मैं उसके सिक्योरिटीज के मतलब डील कर रहा हूँ कि मान लो मेरा कोई स्टॉक इफेक्ट हो रहा होगा वहाँ पे, तो मतलब जैसे कोई, तो मतलब वो ये डील कर रहा है जैसे बिकम्स क्लाइंट्स एडवोकेट, मतलब कि मेरा मैनेजमेंट से कोई अंदर की ताल्लुकात होगी, मतलब मैनेजमेंट मेरे को सारी चीजें बताएगी फिर अंदर के अंदर खोल खोल के मतलब अच्छी तरीके से। तो मतलब मेरा लिंक बैठ जाएगा वहाँ पे कि मान लो फिर मैं मेरे पास ये आ जाएगा कि मेरे को पब्लिकली डॉक्यूमेंट मतलब फिर इन्फॉर्मेशन वो नहीं करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं तुम्हारा एडवोकेट हूँ तो तुम मुझे एक बार सारी अपनी सच्चाई बात तो बताओगे बिल्कुल कि मेरे साथ ये हुआ अंदर के पॉइंट। लेकिन जैसे मैं अगर मैं ऑडिटर भी हूँ तो मैं मेरे को वो बातें, जैसे मैं एडवोकेट हूँ तो मेरे को वो वहाँ मेरी प्रोफेशनलिज्म आएगी कि मैं वहाँ बातें मतलब लीक नहीं कर सकता अपनी वहाँ पे, कि मेरे को मान लो कोई ऐसी बात उन्होंने बता दी कि सच्चाई बात, मतलब लेकिन मान लो कई बार ऑडिटर को नहीं बताते वो बात, ऑडिटर को मतलब सारी चीजें मतलब रेलेवेंट होती है, बहुत जरूरी होती है, सारी चीजें तो नहीं मतलब वो होता। तो लेकिन वहाँ पे ये वाला एडवोकेसी थ्रेट वहाँ पे अप्लाई हो जाता है कि मान लो अगर मेरे को कोई चीज पता चल गई ऐसी फॉर्म से रिलेटेड उनके, तो वहाँ पे मतलब और ऐसे लगता है कि फिर बार बार लोगों को या मतलब जो इसकी वो है इंडिपेंडेंस है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो गई होगी यहाँ पे उसकी। फैमिलिटरी थ्रेट, अब क्या अब तुम बस ऊपर ही वाला याद रखना कि प्रमोट परसीव टू प्रमोट क्लाइंट्स ओपिनियन टू अ पॉइंट वेयर पीपल बी क्लाइंट्स, एक तो ये लाइन जरूर होनी चाहिए, किसके क्लाइंट्स ओपिनियन टू अ पॉइंट एंड अदर पर्सन में बिलीव ऑब्जेक्टिविटी इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज, बस इतना बहुत है। एग्जाम्पल तुम्हारा आगे एडिशनल पॉइंट होता है कि तुम उसको एग्जाम्पल से बता रहे हो उसको, इतना तो तुम्हें मेरे को मतलब तुम्हारे आंसर में जरूर मिलना चाहिए। फैमिलिटरी थ्रेट, अब ये आ गया क्या, सेल्फ एविडेंट है किसका, अगर व्हेन ऑडिटर फॉर्म रिलेशनशिप आ जाएगा किसके क्लाइंट और टू सिंपैथेटिक हो जाएगा क्लाइंट इंटरेस्ट के साथ, मतलब वहां से उसको गिफ्ट मिल रहा होगा कुछ ऐसा होगा, मतलब वो नॉन ऐसे ही बात होगी वहां पे। बस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मतलब उसके मतलब ज्यादा वो रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगी, मतलब इतना तुम्हारा होना चाहिए कि रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड अप विद टू सिंपैथेटिक, मतलब ज्यादा ही क्लोज रिलेशनशिप बन गई है मेरी उसके साथ। बस इतना लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जांपल है आगे। और इंटिमिडेशन थ्रेट occurs when auditors are deterred from acting objectively with an adequate degree of professional skepticism। मान लो क्लाइंट ने तुम्हें धमका दिया कि ये तुम्हें ऐसे रिपोर्ट नहीं देनी, मतलब वो कर दिया, मतलब जैसे डरा रही है धमका रही है, तुम ऐसे फीस की तुम्हारी वो दे रही है कि मैं तुम्हें फीस नहीं दूंगी। या तो देखो अगर फीस वाला बात करें तो वो तुम्हारा वो सेल्फ इंटरेस्ट मतलब वो थ्रेट भी आ सकता है कि वहाँ फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि उस सर्कमस्टांस में मोर रेलेवेंट क्या चीज है, कि मतलब मेन क्या चीज है कि मतलब उसे डराया धमकाया जा रहा है ऑडिट करने से, मतलब कि ताकि उसकी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो मतलब वहाँ चीज चेक करनी पड़ेगी, वहाँ पे तुम्हारे फिर जजमेंट मैटर करेगी कि तुम उसको क्या थ्रेट मारे, इंटिमिडेशन या फिर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। बस वहाँ पे आगे तो वही आ जाएगा, फिर नीचे प्रेशर की वजह से रिड्यूस वर्क हो जाएगा, मतलब वो सारा वो है ऑडिट फीस में तुम्हें कम दूंगा। तो मतलब फिर वहाँ रेलेवेंट चीजें फिर तुम्हें चेक करनी होगी, मतलब वो किस चीज का वो दे रहा है। मान लो जैसे अब मैं तुम्हें धमका रहा हूँ कि मैं तुम्हें फीस कम दूंगा या तुम्हें कम नहीं दूंगा, तो मतलब मेरा मोटिव मैं तुम्हें धमका रहा हूँ, मेरा ये नहीं है कि मैं तुम्हें फीस से मतलब बेनिफिट, मतलब फीस अब मैं तुम्हारी कम कर रहा हूँ, तुम्हारा उसका बेनिफिट तुम्हारा हो ही नहीं रहा उसका कुछ। तो इंटिमिडेशन मतलब मैंने कोई फीस तुम्हें ज्यादा वगैरह मतलब वो मैटर कर देता है फिर आगे, जैसे तुम्हारे फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर है या मतलब किस टर्म्स के अंदर है। मतलब ये हो काम गया चलो कम हमारा। करे, हाँ मतलब काम मतलब ताकि ऐसे कम हो कि मतलब इस तरीके से मतलब हो कि मैं अच्छे डर, से रिजल्ट ना निकले सामने सबके, ये बताना हाँ चाह रहा है। करेक्ट ये बात आ रही है हाँ। अब एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये नीचे वाला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब तीन चार क्वेश्चन अब ये ज्यादा जो मैंने स्टार मार्क करवाए हैं, ये हमारे एनटेप में पेपर में आया था। सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस क्या होता है कि मतलब जो भी हमने जैसे इंडिपेंडेंट की कि मतलब ज्यादा ही इंडिपेंडेंस कह रहा है कैसे हो सकता है।
for the public to have confidence in the quality, public अब quality में वो रखेगी. It is essential that auditor should always be, क्या always be and appear to be, मतलब एक तो दिखे और हो भी खुद भी independent. ये बात कर रहा है फर्स्ट केस में. ये तुम्हें लाइन लिखनी जरूरी है यहाँ से. Auditor should always be or appear to be independent of the entities which they are auditing. मतलब किससे independent होना चाहिए ये भी देख लेना. क्या लिख दो, should always be or appear to be independent. इसका कोई ये थोड़ी ना कि independent को तो होना ही चाहिए, पता ही है. किसका होना चाहिए ये भी बताओ ना. फिर entities which are we auditing, ऐसे थोड़ी ना दूसरी फर्म्स का वो इंडिपेंडेंट है, पहली फर्म जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट नहीं है. ऐसे ही नहीं है, जिसका हम ऑडिट करें वहां पे तुम्हारा इंडिपेंडेंस होगी. सेकंड पॉइंट, in the case of audit the key fundamental principles are integrity or objectivity, professional skepticism, जो हमने ऊपर पढ़े थे, मतलब वो पढ़े थे. necessary require the auditor to be independent. जैसे हमने ऊपर जो प्रिंसिपल्स पढ़े थे ऑडिटिंग के की फंडामेंटल है. देखो यहाँ पे ऊपर क्या थे वो प्रिंसिपल्स थे, लेकिन ये क्या की फंडामेंटल ज्यादा क्या इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. मतलब कि तुम्हारा दिमाग मतलब अलर्ट रहे, इंटेग्रिटी रहो, मतलब चेकिंग वगैरह प्रॉपर करो अपनी, ऑब्जेक्टिव रहो तुम, मतलब वहाँ पे. तो ये उस केस की बात कर रहा है कि मतलब वो खुद ही ये जो प्रिंसिपल है ये खुद ही डिमांड करते हैं कि मतलब तुम इंडिपेंडेंट रहो, कि मतलब नेसेसरी रिक्वायर. अगर तुम इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे तो तुम्हारा इनमें से कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा वहाँ पे. ये इस केस की बात कर रहा है. और नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर टेकिंग एनी वर्क, जब तुम मतलब वर्क स्टार्ट करने से पहले क्या, ऑडिटर मस्ट कॉन्स्टेंटली कंसीडर वेदर इट इन्वॉल्व्स थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस. मतलब वो पहले ही मतलब चेक करके चलेगा कि यहाँ पे मतलब ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले कि मेरे को यहाँ पे कोई थ्रेट वगैरह एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा. मतलब कि मेरे को यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कि मतलब मेरे को फीस कम मिलेगी यहाँ पे, मतलब या प्रीवियस ऑडिटर को मान लो सैलरी कम मिली थी मेरे को भी, मतलब या फिर मतलब उसको कुछ ऐसा था उसने वर्क प्रॉपर किया था तो मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगा प्रीवियस ऑडिटर के साथ. मतलब तुम्हें वहाँ पे अपने कॉन्शियसली अपना दिमाग चलाना है वहाँ पे कि मतलब तुम क्या, मतलब उस केस में क्या हो रहा है कि मतलब मेरे को कोई पहले से थ्रेट एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा. फोर्थ पॉइंट, मान लो अगर मान ले बाद में क्या पता चलता है कि थ्रेट एग्जिस्ट कर रहा है, ऑडिटर अब क्या करना चाहिए, ऑडिटर डिसअसिस्ट फ्रॉम टास्क, डिसअसिस्ट फ्रॉम टास्क मतलब या तो टास्क को छोड़ दे और पुट टू प्लेस सेफगार्ड्स, इंडिपेंडेंट सेफगार्ड्स टू एलिमिनेट. अब देखो या तो वो उस टास्क को छोड़ ही दे, अगर वो ले रहा है फिर उसको मतलब सेफगार्ड्स अप्लाई करेगा वो उसके ऊपर. जैसे हम पढ़ के आना कि वो क्वालिटी मतलब क्या पीयर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो मतलब वहाँ पे वो चेक करेगा उस केस में. अब आगे क्या, if auditor is unable to fully implement creditively or adequate safeguards, कि मतलब नहीं निकाल पा रहा कि मतलब वो ये है कि मतलब वो क्रेडिबल नहीं है, मतलब या फिर सेफगार्ड्स को प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर पा रहा, तो क्या ही मस्ट, अब आ गया यहाँ पे ही मस्ट नॉट एक्सेप्ट द वर्क. अब एक्सेप्ट ही ना करेगा और सेफगार्ड्स लगाने के बावजूद भी अब वो नहीं कर पा रहा, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना अपना वर्क. अब सीधी सी बस ये बात है. अब देखो ये पॉइंट्स अब कितने लिंक हैं कि देखो क्या, पहले तो वो खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऑलवेज बी और अपीयर्स टू बी. ऐसे याद रखो, ऑडिटर शुड बी मतलब मैं, और मैं दिखना भी चाहिए और हूँ भी इंडिपेंडेंट. किसका, एंटिटीज विच वी आर ऑडिटिंग, पहला पॉइंट. सेकंड जो हमारे की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. ऐसे जब भी तुम ये तीन वर्ड बोलो ना थोड़ी ट्यूनिंग के साथ बोलना, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. यार मतलब तुम ऐसे दिमाग में अपने छपते जाएंगे. जैसे तुम रिवाइज करो ना इनको ऐसे बोलते जाना. सबसे पहले क्या, मैं दिखना चाहिए इंडिपेंडेंट, मतलब ऑलवेज इंग्लिश में बोलना, मतलब कि बी ऑलवेज बी और अपीयर्स टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी विच वी आर ऑडिटिंग. सेकंड पॉइंट, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. क्या होना चाहिए, रिक्वायर द ऑडिटर टू बी इंडिपेंडेंट. वो तो हमें पता ही है, मतलब वो एक्वायर करेंगे अगर वो उन्हें सेटिस्फाई करना है हमें. अब नेक्स्ट कि अगर हम कोई भी ऑडिटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें अपना दिमाग वहाँ पे चला के चलना कॉन्शियसली कि जो भी अगर थ्रेट एग्जिस्ट करे तो वहाँ उस केस में हमें दिमाग लगाना पड़ेगा वहाँ पे कि हमें मतलब दिमाग ध्यान से. अगर मान लो अगर वहाँ पे थ्रेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब ऊपर वाला केस था कि अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मतलब तो भी उसने सेफगार्ड लगा के वो कर लेगा, तो मतलब वहाँ पे या तो एग्जिस्ट ही नहीं करे, वहाँ पे भी ये बात है क्योंकि अगर एग्जिस्ट करे तो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है. ऊपर वाला पॉइंट है अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, अगर मान लो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या करेगा, या तो वह उस टास्क को छोड़ ही दे इमीडिएटली, माइंड से डिजिस्ट कर दे, या फिर उसके केस में वो इन प्लेस वो सेफगार्ड लगा सकता है वहाँ पे. बन गया. अगर वो सेफगार्ड लगाने के बावजूद भी अगर प्रॉपर चेकिंग वाला वो कर सकता है तो कंटिन्यू रखे अपने वर्क को. अगर वो फिर भी नहीं कर पा रहा सेफगार्ड लगाने के बाद, उसको इमीडिएटली छोड़ दे. मतलब ये भी चेक करना पड़ेगा कि अदर लॉज में क्या रिक्वायरमेंट है
कि मतलब हमें वहाँ पे अपनी कोई रिपोर्ट देनी हो या कुछ इशू करना हो तो वो चेक कर लेंगे, मतलब वो अपनी रिपोर्ट इशू करके। इसमें कोई डाउट अभी तक इनके इस इन चीज़ों में? क्लियर क्लियर क्लियर। क्लियर है, चलो ओके। ये केसेस वगैरह एक बार रीड करते हैं चलना। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमने कर लिया था पिछले सेशन में। भाई एक चीज पूछनी है, जो हाँ हाँ जैसे पूछो। सर ने नोट्स बनवा रखे हैं और उसमें हाँ स्टैंडर्ड्स लिखवा रखे हैं और उसमें जैसे ये चीज कवर कर रखी है कुछ मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिज्म और ये सब, इनके भी नोट्स हम दोबारा बनाए? देखो, एक तुम्हारी नोटबुक ऐसी होनी चाहिए कि तुम उसको अपने ऐसा तुम्हें याद हो जाए बारी बारी देख देख के कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे, मतलब दूसरी जगह तुम्हें देखना ना पड़े वहां पे। तुम उसको ऐसे बनाओ। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसे हो कि जैसे अगर तुम कोई नोटबुक खोल रहे हो, तुम्हें पता हो हाँ ये क्वेश्चन मेरा ये वाला मान लो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म था या सेफगार्ड था मेरे इस पेज पे, और क्या क्या पॉइंट थे, 5 पॉइंट थे। पहला ऐसे था, मैं थ्योरी मतलब लाइनें गाता था, मैं दिखना चाहिए इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे की फंडामेंटल प्रिंसिपल सेटिस्फाई होने चाहिए, उसके लिए वो चाहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ। फिर मैं सेफगार्ड अप्लाई करूंगा कि वहाँ पे मतलब कॉन्शियसली ये नहीं, चेकिंग मैं ये करूंगा कह कि रहा था वो कि एग्जिस्ट। इसमें कुछ हाँ स्टैंडर्ड्स हाँ, वाले पॉइंट जो हैं तो वो सर ने अलग से पूरा करवा रखा है, तो फिर क्या है ना कि उसको दोबारा से कॉपी में हम पूरा उतारेंगे तो फिर वो अलग अलग जगह से क्या अगर जा रहा थोड़ा है? सा डिफरेंस हो, मतलब क्या स्टैंडर्ड्स वाला डिफरेंस करवा होगा? रखा है ना। तो क्या हो डिफरेंस गया तो फिर? कुछ नहीं होगा, बट वो होगा ना कि दो साइड लिख दिया जाएगा, दो एक बार चीज। तो क्या कोई गलत होगी? नहीं, कुछ उससे फर्क तो नहीं पड़ेगा, मतलब ये कह रहा था ना एक ही जगह लिखे रहे तो सही होगा, टाइम वेस्ट हो बार बार गया रिवाइज तुम्हारा नहीं। 5, तुम्हारे 5 मिनट टाइम वेस्ट हो गए, 5 से 7 मिनट। नहीं, 5 मिनट टाइम वेस्ट की बात तो नहीं है, बट वो है ना कि सर ने थोड़ा सा क्या? कुछ अलग एग्जाम्पल दिए होंगे, कुछ ज्यादा मतलब कहीं पे थोड़ा ज्यादा लिखवाए कहीं पे थोड़ा कम, तो उस वजह से मैं कह रहा था। तो तुम वहां पे पेपर में कम लिखना चाहोगे, ज्यादा लिखना चाहोगे, मतलब अप्रोप्रिएट या फिर कम या ज्यादा? वो तो जितना रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तुम उसके अकॉर्डिंग जाओ ना, जैसे मैं मार्क करवाता चलो कि एग्जाम्पल तुम एक आधा लिख लो, अपने जो प्रोविजन है मतलब लाइन वो लिख के चलो कि तुम्हें एग्जाम में वही लिख के आना है बस। तुम उनको नोट्स को अपने वैसे बनाओ, और तुम अपने ठीक नोट्स कैसे लिखे चलो कि तुम्हें पता हो कि कौन से पेज में मेरा कौन सा प्रोविजन है। ठीक ठीक हम्म, ठीक। हाँ। ये SQC1 क्या रिक्वायर करता है, ये थर्ड पॉइंट है हमारा, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। अब देखो मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लेकिन फिर भी जसमीनी कुछ कह ऐसे। रही है, जसमीनी एक ने सेकंड में लिखा है देख, कुछ, एक सेकंड। शायद शुरू में लिखा था कि पता नहीं अब लिखा है। अभी लिखे है भैया, एक बार सेल्फ इंटरेस्ट रिपीट कर दीजिए। ओके, सेल्फ इंटरेस्ट को कर देते हैं रिपीट। हाँ ये लो, सेल्फ इंटरेस्ट हमने क्या पढ़ा था। अब ये कब होगा? या तो ऑडिटिंग फर्म जो हमारी खुद की फर्म है वो, या जो पार्टनर जा रहा है मतलब उससे वो, या मतलब कोई भी पार्टनर है हमारी ऑडिटिंग फर्म का, जैसे मेरी फर्म है ABC एसोसी ABC LLP, ठीक है। एक वो, उसका पार्टनर मिस्टर ए, या मिस्टर जो भी पार्टनर होंगे उस केस में, मतलब मिस्टर ए भी मतलब जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसके केस में, मतलब जो भी जा रहे हैं ए, या तो उसके एसोसिएट। मान लो मैंने कोई अपनी ब्रांच में नीचे खोलो की थी, वो तीनों चीजें आ गई। वो चीजें क्या, मेरी इन जो भी मैंने तीनों चीजें बताई वो उनको कोई बेनिफिट मिल रहा है फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट। फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब कोई मॉनेटरी अमाउंट के अंदर उन्हें बेनिफिट मिल रहा है कुछ ना कुछ। कहाँ से? ऑडिटिंग क्लाइंट से, जो भी मेरा क्लाइंट होगा। कि मान लो जो ये 3% थे, 1 2 3, ठीक है। अब इन 3% को क्या होगा, मनी के अंदर मतलब फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर बेनिफिट हो रहा होगा। कहाँ से? ये ऑडिटिंग क्लाइंट हो गया, मतलब सामने वाले क्लाइंट से। सीधी सी बात है, मतलब यहाँ से इन्हें कोई बेनिफिट हो रहा होगा, मनी का फ्लो जा रहा होगा, बस ये बात है इसमें। कि अब सीधी सी बात है, देखो ऐसे याद भी कर सकते हो। ऑडिटिंग फर्म, उसका पार्टनर, या उसकी कोई एसोसिएट, उसको क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट। कहाँ से? ऑडिटिंग क्लाइंट से। पॉइंट कवर, बस। और नीचे एग्जांपल्स वगैरह दे रखे, कॉन्टीजेंट फीस होगी, मतलब अगर कॉन्टीजेंट फीस होगी कि मतलब फीस तुम्हारी पेबल होगी, मतलब ये मतलब फीस तुम्हें देनी है। अब मान लो कोई कोर्ट केस हो गया, मतलब यहाँ पे तुम्हें मतलब क्लाइंट ने रोक दी तुम्हारी, तो उस केस की बात कर रहे हैं वहाँ पे। चलो क्लियर हो गया अब? ओके ओके, चलो ये डन हो गया, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म डन। उसमें ना मेरे को थोड़ा रेलेवेंट नहीं लगता मेरे को ये वाला
लेकिन अगर फिर भी अगर देखो अगर तुमने नोट करना है तो बस इन 4 पॉइंट को अपने नोटबुक के अंदर नोट्स के अंदर नोट कर लेना। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको, लेकिन क्योंकि मेरे को ज़्यादा रेलेवेंट नहीं लगता पहले, क्योंकि अगर मैं ऐसी चीज़ें करने लगा तो मैं ऑलरेडी मतलब जैसे हमारा पूरा कवर ही नहीं हो पाएगा। तो इनको एक बार खुद ही कर लेना, अगर कोई डाउट है फिर मेरे से पूछ लेना, अगर कोई पॉइंट ना समझ आए तो नोट इनको कर लेना, अगर मतलब करना हो तो इन मतलब जो पॉइंट्स हैं इनको एक बार जस्ट रीड कर लेना क्या क्या पॉइंट्स है बस, मतलब कोई मतलब इतना वो नहीं है। लेकिन अगर कोई मान लो ह्यूमन रिसोर्स पे अगर कुछ कुछ थोड़ा बहुत लिखना आता है तो क्या, द फर्म शुड एस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, उनको एस्टेब्लिश करने पॉलिसी टू डिजाइन इट विद द रीजनेबल एश्योरेंस दैट सफिशिएंट पर्सोनल विद कैपेबिलिटीज, क्या चीज सफिशिएंट पर्सोनल हम एप्रोप्रिएट बंदा लगाएं किसको, जिनके अंदर कैपेबिलिटी हो, कॉम्पिटेंस हो, मतलब कॉम्पिटेंस हो और कमिटमेंट हो, टू एथिकल प्रिंसिपल्स नेसेसरी टू परफॉर्म एंगेजमेंट, मतलब नेसेसरी मतलब लीगल रिक्वायरमेंट वो फॉलो कर पाए। ऐसा ना हो कि हम कोई मतलब उनको कुछ काम धाम आता नहीं हम उनको भेज दें काम करने के लिए, क्या करके आएंगे वो, या तो मतलब ऐसे बैठे रहेंगे वहां तक मार्केट, मतलब सीधी सी बात करें तो अरे काम करने की भेज रहा है तो उनके अंदर अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए अपने काम से रिलेटेड, मैं काम करने जा रहा हूँ तो मैं काम ही करूँ, कुछ मस्ती मौज करने नहीं जा रहा मैं वहाँ पे, मतलब ये भी होना चाहिए, मतलब थोड़ा एंजॉयमेंट, अगर प्रैक्टिकली बात करूँ कि वहाँ एंजॉयमेंट हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन अपना तुम काम भी करके आओ वहाँ पे, ये बात कर रहा है वो। ये वाला पॉइंट इन पॉइंट्स को एक बार रीड कर लेना, अगर कोई तीन पॉइंट को अपने 3-4 पॉइंट अपने लिख के चलना है इसमें से, कि लास्ट में ऐसे पूछ सकते हैं कि मैटर्स एड्रेस मतलब कौन से होंगे, मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाएगा वहां से, कि मतलब यहाँ से पूरा ही बना देंगे वैसे लिख के, और पूछ देंगे लास्ट में मैट्रेस एड्रेस कौन से करने होंगे उससे, तो इनको तुम्हारे पता होना चाहिए, तुम्हारे पास क्या होने चाहिए, प्रोसेस टू कीप ऑल को मतलब तुम्हारे पास सारी कॉपीज और पॉलिसीज होने चाहिए, मतलब एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए तुम्हारे पास, तुम्हारे जो तुमने काम किया तो पता ही है ऐसे 230 होता है कि डॉक्यूमेंट करना हो हर वक्त को, प्रोसेस ऑफ कंप्लाइंग एप्लीकेबल, अब ये तुम्हें होना चाहिए कि तुमने रेलेवेंट अप्लाई किए, या हमें ऑडिट रिपोर्ट में लिखना होता है कि हमने ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रेलेवेंट ऐसे अप्लाई कर रहे हो उसने, क्या लिख रखा है, मतलब एंगेजमेंट टीम को स्टार्टिंग में पता हो, मतलब जब भी तुम कहीं ऑडिट करने जाओ तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जिसकी जो क्लाइंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उसका मतलब क्या हो, जैसे तुम उसको एमओए या उसके एओए से रीड कर सकते हो कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब किस नेचर से डील करता है, ये आ गया। अब मॉनिटरिंग करना है, देखो अभी सीधा सा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से ऊपर वाले से, कुछ मतलब यहाँ से नहीं कि पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग क्या है, वो सीधा सा फिर तुम्हें ये अब 3 पॉइंट है, तुम्हें तीनों को एक्सप्लेन करना होगा कि हम लोग क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ तुम फॉलो करो, उनकी वैल्यूएशन करो प्रॉपर, ठीक है। जो फर्म ने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाया है उसको तुम ऐसे करो कि डिजाइन और उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करो तुम उसका, और फर्म के क्वालिटी का हैव बीन अप्रोप्रिएटली अप्लाई हो रखा है, सो दैट रिपोर्ट आर इशूड बाय द फर्म आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस, अगर मान लो अगर वो अप्रोप्रिएटली अप्लाई हो रखे हैं तो उस केस में क्या उस प्रॉपर रिपोर्ट इशू करो अपना, बस बहुत सीधी सी बात है। चलो ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। इन ऑर्डर, अब देखो यहाँ से बनेगा प्री ऑडिट का भी क्वेश्चन कि क्या, इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश प्री कंडीशन द ऑडिटर शैल, करना पड़ेगा क्या, जो उस पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो रहे हैं, मतलब इंडिया से ES जो भी उस पर एप्लीकेबल हो रहा है एज पर लो, वो एक्सेप्टेबल होने चाहिए, मतलब ये नहीं है मतलब कि उसमें लेकर के ऐसे प्रेजेंट करो तो तुमने कुछ और वे में प्रेजेंट कर दिया, तुम्हें वो लोग प्रोवाइड नहीं कर रहा तो तुम्हें वो चेक करना होगा। प्री कंडीशन ऑडिट स्टार्ट करने से पहले कि उसका क्या, प्री कंडीशंस मतलब ऑडिट स्टार्ट करने से पहले तुम्हें ये चेक करना होगा कि ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हो, कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उसका एक्सेप्टेबल हो, मतलब कोई और मतलब अपना कोई लो बना के ना करिए, ऐसा तो होता नहीं लेकिन फिर भी ना करिए। अब क्या ऑब्टेन एग्रीमेंट कर लो एंगेज मैनेजमेंट से, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज का फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल AFRF, ऊपर से इनको ऐसे लिखा करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब तुम्हें मैनेजमेंट से क्या एग्रीमेंट बनाना है कि तुम जो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं एज पर AFRF है कि नहीं है, ये हो गया। अगर मान लो इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट कंसीडर नेसेसरी, मतलब मैनेजमेंट कर रही है कि इंटरनल कंट्रोल हो तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब वो उसकी रिपोर्ट पर चेक कर लो इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर में उसकी रिपोर्ट। अब क्या करना है, प्रोवाइड द ऑडिटर विद
मतलब एग्रीमेंट में तुम्हें मेंशन करना होगा कि ऑल इन्फॉर्मेशन मतलब सारे रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन वो प्रोवाइड करें, मना ना करें। यहाँ पे अगर लिमिटेशन होगी फिर तुम स्टार्टिंग में मना कर सकते हो, हमें ये आगे आ जाएगा लिमिटेशन वगैरह वहाँ पे भी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कोई रिक्वायर्ड है ऑडिटर को ऑडिट पर्पज के लिए तो वो भी देनी पड़ेगी। सीधा से ऐसे इसको अंडरलाइन कर सकते हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन द ऑडिटर में रिक्वेस्ट, मतलब ऑडिटर मांग सकता है उसे अगर उसकी रिक्वायरमेंट हो रही है अगर ऑडिट पर्पज के लिए। मतलब ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स ऐसे ही होते हैं कि हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो एप्लीकेबल है कि नहीं, मतलब प्रॉपर है कि नहीं है। फिर हम जो प्रिपरेशन से हम एंगेजमेंट लेटर में जो भी एग्रीमेंट होता है वो हम ये बनाएंगे कि प्रिपरेशन वो कर रहे हो, इंटरनल कंट्रोल हो, सारी इन्फॉर्मेशन हो। अगर मान लो एग्रीमेंट में ये नहीं लिख रखा, अगर हम कुछ मांग रहे हो उन्होंने मना कर दिया तो एग्रीमेंट में नहीं लिख रखा भाई तो हम क्यों करें, सीधी सी बात है, वो स्टार्टिंग में तभी उन्हें लिखना होता है। और क्या, unrestricted access of with two persons within the entity from auditor determine necessity to obtain audit evidence। मतलब एंटिटी के अंदर मान लो जिस एंटिटी के हम ऑडिट करने जा रहे हैं हम उसमें से किसी बंदे के साथ भी कुछ भी पूछताछ कर सकते हैं, कोई मना ना हो। मतलब जो भी अगर कोई हमने इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हम ले सकते हैं वहां से, तो ये उसकी बात कर रहा है। चलो ये भी हो गया हमारा एग्रीमेंट सब इनके। अब देखो यहाँ से करते हैं, it is therefore important both the return line should be clear about the nature of agreement, must be reduced to writing, it must be reduced to writing and should exactly specify the scope of work। अब तुम ना इतना इसको लिख के चलना अपनी नोटबुक में, करेक्ट इनकरेक्ट में लिख लेना, या कोई ऐसा बस इतना सा पॉइंट लिख लेना उसमें, हेडिंग डाल लेना एग्रीमेंट, क्योंकि क्या इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट है क्या, बोथ फॉर ऑडिटर एंड क्लाइंट, क्या ईच पार्टी शुड बी क्लियर अबाउट द नेचर ऑफ एंगेजमेंट, जो हमने ऊपर पढ़ा कि मतलब क्या नेचर है, मतलब जो ऑडिटर सर्विस देगा मतलब वो क्या नेचर, मतलब क्या चीजें होंगी उसके अंदर, क्या क्या कवर होगा। और इसको क्या हो उसके इसको राइटिंग में कर लो, मतलब एग्रीमेंट प्रॉपर हो, साइनिंग वगैरह हो, मतलब बाद में कोई छेड़छाड़ वगैरह कुछ ना कर पाए कोई भी। और शुड एग्जैक्टली स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ वर्क, मतलब उसमें स्कोप बता रखा हो कि उसमें हमें कितना काम कर रहा है, कहीं हमें बाद में ये ना हो कि मान लो ऑडिट, मतलब ऐसे होता तो नहीं लेकिन मान लो अगर कोई हो कि ऑडिट में मतलब सामने वाला क्लाइंट ने बोल दिया कि तुम ऑडिट करके दो, तो मान लो मैंने टैक्स ऑडिट या करके दे दी उसे, तो मैं तो ये जान रहा था कि स्टैट ऑडिट करके दो, टैक्स ऑडिट नहीं, तो वो अपने स्कोप में बता के चले कि कौन सी ऑडिट करनी है, स्टैट, इंटरनल ऑडिट या फिर कोई अगर कोई और मतलब टाइप की ऑडिट करनी है तो उसमें। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फ्यू प्रिकॉशंस आर नीडेड। अब ये क्वेश्चन में अपना ध्यान रखना है कि करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है कि पार्टनरशिप के केस में क्यों रखनी होगी, या मतलब ज्यादा नहीं रखनी, वो कंसीडर कर रहा है, मतलब ऑडिटर कंसीडर कर रहा है या कोई सामने वाला कह रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। क्योंकि पार्टनरशिप क्यों रखनी होगी, क्योंकि वहाँ पे पार्टनरशिप के केस में एक तो रेलेवेंट नहीं है एज पर लॉ, उन्हें मर्जी होती है, अगर या तो पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड कर रखी हो तो वहाँ रेलेवेंट बन जाएगी फिर ऑडिट करवाना। तो मतलब वहाँ पे हमें फिर प्रॉपर एग्रीमेंट्स वगैरह चेक करने पड़ेंगे आगे कि नेचर ऑफ सर्विस क्या, मतलब क्या चीज़ है, वो एग्रीमेंट क्या कह रहा है, उसके अपॉइंटमेंट वैलिड है कि नहीं है। तो बाद में कोई अगर केस अराइज ना हो तो हम पहले चेक करके चलेंगे। ये हो गया। अब देखो क्या लिख रखा है, द एग्री टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करेंगे इन एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, एंगेजमेंट और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न अरेंजमेंट। मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब एंगेजमेंट लेटर भी हो, मतलब कोई अदर सुटेबल फॉर्म भी हो सकता है। अब उसमें हम क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव और उसको बताएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ AFRF, मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा था कि AFRF कौन सा हो रहा है, वो ये पॉइंट्स आगे सारे, रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी इशूड बाय ऑडिटर, मतलब जैसे अगर कोई कारो रिपोर्टिंग आ रही है तो वो बता के चले कि हमें कारो पे रिपोर्टिंग करनी है, तो मतलब जैसे वो आ जाएगा इस केस में। अब आगे, इफ लॉ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब इन सफिशिएंट डिटेल्स ऑफ द टर्म्स ऑडिटिंग एंड ऑडिटर नोट रिकॉर्ड इन एक्सपेक्ट, ये यहाँ पे अपना स्टार मार्क करके चलो इसमें करेक्ट इनकरेक्ट के लिए। क्या, if law regulation prescribe the sufficient details the terms of audit engagement, the auditor need not record in written agreement। मान लो अगर लॉ ये तुम्हें बता रहा है कि इसको अपना जरूर लिख के चलना, क्या कि अगर तुम्हें लॉ बता रहा है कि ये चीजें होनी चाहिए, मतलब है ये चीज, अगर तुमने ना भी लिखो तो उसको चाहे तुम राइट करो चाहे ना करो, मतलब ऑडिटर रिकॉर्ड नहीं करता तो कोई वो नहीं है उसके केस में। लेकिन क्या, एक्सेप्ट for the for except for the fact that the such law regulation, जो भी लॉ है
अप्लाइज एंड द मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस, मतलब मैनेजमेंट को ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि ये चीज है यहाँ पे, एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मैनेजमेंट को तुम इन्फॉर्म कर दो कि ये वाला लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो मतलब बाद में कोई अराइज ना हो यहाँ पे, तो यहाँ से करेक्ट इनकरेक्ट बन जाता है कि ऑडिटर अगर रिकॉर्ड ना करे तो ये चीज़ सही है कि नहीं है, कि मतलब उसे रिटर्न एग्रीमेंट में करना चाहिए, लोअर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो यहाँ से बन जाता है। तो तुम्हें एज इट इज ये लाइन लिख के आनी है, इसको कोई भी छेड़ बदल नहीं करनी इस लाइन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से करेक्ट इनकरेक्ट के लिए, ये तो तुम पक्का जरूर करके जाना। रेकरिंग ऑडिट कब कब हो सकती है, ये केसेस करेंगे अपन।